नेक्स्ट जो टॉपिक है हम लोग का वो है नेशनल इनकम एग्रीगेट्स। ठीक है, नेशनल इनकम एग्रीगेट्स मतलब हो रहा है कि बहुत टाइप का कंट्री का इनकम होता है, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, बहुत टाइप का होता है। तो एक एक करके हम लोग वो सब चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला चीज़ जो है वो है जीडीपी और नेक्स्ट जो है जीएनपी। तो सबसे पहले हम लोग जीडीपी के बारे में बात करते हैं। आप अक्सर न्यूज़ में देखते होंगे जीडीपी घट गया, जीडीपी बढ़ गया, है ना, घटता ज़्यादा है आजकल। तो जीडीपी के बारे में बात करें, जीडीपी किसको बोलते हैं? जीडीपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब जैसे कि हम बोले आउटपुट का वैल्यू। अभी जो आपको एग्जांपल दिए थे, कंट्री में सिर्फ 100 चेयर्स प्रोड्यूस हुआ, तो जीडीपी मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मतलब ग्रॉस मतलब टोटल, डोमेस्टिक प्रोडक्ट मेन डोमेस्टिक प्रोडक्ट बता रहे हैं हम। डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब हो रहा है कंट्री में जितना भी कंट्री के अंदर, कंट्री के बाउंड्री के अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है। मतलब क्या, इंडिया का मैप दिख रहा है, यहाँ पर प्रोड्यूस होगा नहीं चलेगा, पाकिस्तान का नहीं आएगा और बांग्लादेश का नहीं आएगा। इंडिया के बाउंड्री के अंदर में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है कोई भी स्टेट में, तो वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है या तो ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम है। प्रोडक्ट मतलब आउटपुट, आउटपुट यानी कि इनकम, ये तो बता दिए हम। तो जीडीपी इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल गुड्स बाद में बताएंगे क्या है, लेकिन इट्स द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ जोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री। कंट्री के अंदर में जो प्रोड्यूस हो रहा है, इंडिया के अंदर में जो प्रोड्यूस हो रहा है इन अ ईयर। इन अ ईयर क्यों? क्योंकि कंट्री में जो भी आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है साल भर में, एक दिन का इनकम नहीं निकलता है, एक महीना का भी हम लोग का मंथली इनकम हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन पूरा कंट्री का इनकम साल भर का निकलता है। साल भर में कितना आउटपुट का मतलब कितना आउटपुट प्रोड्यूस हुआ, ये है साल भर का इनकम। कोई प्रॉब्लम? तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि सब इंडियंस का इनकम है, क्योंकि इंडिया में, इंडिया के अंदर में सब इंडियंस सिर्फ रहते हैं क्या? बहुत सारा फॉरेनर्स है, कोई बांग्लादेश से आके यहाँ काम कर रहे हैं, कोई नेपाल से यहाँ पर आके काम कर रहे हैं, तो वो लोग भी तो पैसा कमा रहे हैं। तो वो लोग जो पार्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, जितना इनकम उनका है वो भी आएगा इसमें। बहुत सारा फॉरेन कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी भी है, विप्रो है, कॉग्निजेंट है, पेप्सी है, कोका कोला है, हॉर्लिक्स है, वोडाफोन है ना, ये सब फॉरेन कंपनीज है। ये लोग भी तो पैसा कमा रहे हैं, ये भी आउटपुट प्रोड्यूस करके ये लोग भी पैसा कमा रहे हैं। तो डोमेस्टिक इनकम मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है इंडिया के अंदर में। ये मैटर नहीं कर रहा है कि वो इंडियंस गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज, या फॉरेनर्स कर रहा है। एज लॉन्ग एज कि इंडिया के अंदर में प्रोड्यूस हो रहा है, वो कंट्री का जीडीपी है। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? उसके बाद नेक्स्ट जो है जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? जो भी गुड्स एंड सर्विसेज इंडियंस प्रोड्यूस कर रहे हैं। हम अगर इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम इंडिया ही में रह रहे हैं, इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं, दूसरे कंट्री के बारे में नहीं बात कर रहे। तो इंडियन मतलब सिटीजन, कंट्री का सिटीजन, कंट्री का जो रहने वाला है, इंडियंस है जो, इंडियंस जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है साल भर में, उसका वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट या ग्रॉस नेशनल इनकम। समझ में आ रहा है? इसको हम लोग ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बोलते हैं। बात हो रहा है इंडियंस का, यहाँ पर फॉरेनर्स का इनकम नहीं आएगा। और ज़रूरी नहीं है कि वो इंडियंस इंडिया में रह रहा है। बहुत सारा इंडियंस कोई यूएसए में काम कर रहा है, कोई सऊदी में काम कर रहा है, कोई इराक में काम कर रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहा है। ठीक है, तो वो लोग एज अ वर्कर काम कर रहा है या खुद का कंपनी खोल लिया है, जैसे भी कमा रहा है, चाहे वो रेंट कमा रहा है, वहाँ पर ज़मीन खरीद लिया, जगह खरीद लिया, रेंट कमा रहा है, रेंट हो, इंटरेस्ट हो, प्रॉफिट हो, कुछ भी तरह से पैसा कमा रहा है। हम यहीं पर बैठे हुए हैं, हम पैसा अमेरिका का कोई कंपनी में लगा दिए, वहाँ लगा दिए, और वहाँ से मेरा जो है इंटरेस्ट आ रहा है या डिविडेंड आ रहा है। तो जो भी इनकम, ठीक है, जो भी इंडियंस पैसा कमा रहा है, ठीक है, चाहे वो इंडिया में रह के पैसा कमा रहा हो या बाहर में पैसा रह के बाहर में रह के पैसा कमा रहा है, एज लॉन्ग एज कि वो इंडियन है, मतलब पूरा वर्ल्ड का इंडियंस जो भी पैसा कमा रहा है, वो नेशनल, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट पे आएगा। कोई प्रॉब्लम? तो मैटर क्या है, यहाँ पर फॉरेनर्स का इनकम नहीं है, यहाँ सब इंडियंस होना चाहिए। ठीक है, जितना भी इंडियंस होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? तो
यहाँ पर चाहे इसमें से कोई आदमी हो सकता है इंडिया में हो, इसमें से कोई आदमी हो सकता है कि बाहर रह रहा है, सो सब का इनकम पूरा इंडिया, पूरा वर्ल्ड का इंडियंस का इनकम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट पे आएगा। अगर कोई किसी को इंडिया का यानी विदेश का रहने वाला हो, इंडिया का सिटीजनशिप मिल गया, अगर इंडियन नहीं है तो उसका कोई फॉरेन कंट्री में रह रहा है, इंडियन का सिटीजनशिप उसको मिला हुआ है, हाँ तो वो इंडियन है, इंडियन का रहेगा। हाँ वो अब फॉरेनर है, अब तो इंडियन हो गया ना वो, ठीक है। तो ये हुआ जीडीपी और जीएनपी में फ़र्क, ठीक है। अब जो है इसमें एक और चीज़ हम लोग बात करेंगे यहाँ पर से, देखिए तो यहाँ से हम लोग को क्या समझ में आया कि अगर सपोज हमको नेशनल प्रोडक्ट निकालना है और डोमेस्टिक प्रोडक्ट दिया हुआ है, दोनों सेम तो नहीं है, जो हम इक्वल टू लिखे हैं दोनों सेम तो नहीं हो सकता। डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब हो रहा है इंडिया के अंदर का इनकम, और सिंपल में अगर फ़र्क बताएं तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब हो रहा है इंडिया का इनकम और नेशनल प्रोडक्ट मतलब हो रहा है इंडियंस का इनकम, ठीक है। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट इक्वल नहीं है, निकालना हमको नेशनल प्रोडक्ट है, दिया हुआ है डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब कंट्री के अंदर का इनकम दिया हुआ है। तो अगर हमको नेशनल प्रोडक्ट निकालना है मतलब इंडियंस का इनकम निकालना है, तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट में वो इंडियंस का इनकम नहीं दिया हुआ है जो बाहर में जो लोग रह रहे हैं, जो इंडियंस बाहर में रह रहे हैं और इंडिया में पैसा भेज रहे हैं, ठीक है। वो लोग तो गए हैं काम करने के लिए और इंडिया पैसा भेज रहे हैं। तो अगर हमको नेशनल प्रोडक्ट निकालना है तो इसमें सिर्फ वो इंडियंस का इनकम है जो इंडिया में रह रहे हैं, तो हमको ऐड करना पड़ेगा फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड। अब्रॉड मतलब बाहर से जो पैसा भेज रहे इंडियंस, जो इंडियंस का इनकम है वो हम ऐड कर दिए, क्योंकि ये डोमेस्टिक इनकम में, डोमेस्टिक प्रोडक्ट में वो इंडियंस का इनकम नहीं है जो बाहर रह रहे हैं, तो हम ऐड कर दिए जो इंडिया में पैसा आ रहा है। लेकिन ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट में फॉरेनर्स का भी इनकम है ना, बहुत सारा मल्टीनेशनल कंपनी इंडिया में है, फॉरेन वर्कर्स यहाँ पर भी जो पैसा अपने कंट्री में भेज देगा, तो माइनस करना पड़ेगा फॉरेनर्स का इनकम, क्योंकि हमको इंडियंस का इनकम निकालना है, नेशनल प्रोडक्ट निकालना है। तो फैक्टर इनकम पेड अब्रॉड या सेंट अब्रॉड, फैक्टर इनकम पेड अब्रॉड या सेंट अब्रॉड, जो बाहर चले जा रहा है इनकम, वो माइनस करना होगा। क्लियर है यहाँ तक? तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट में ऐसा लिख सकते हैं, और ये ब्रैकेट वाला चीज़ को जो है ये शॉर्ट में हम एनपी लिख दे रहे हैं, और ये डीपी डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये नेशनल प्रोडक्ट, ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और अगर ग्रॉस डालना है तो जीएनपी और जीडीपी हो जाएगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे ये भी लिख सकते हैं हम, ग्रॉस भी लिख सकते हैं दोनों में, ठीक है। तो ये जो माइनस हो रहा है ब्रैकेट वाला चीज़, ये पूरा ब्रैकेट वाला चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। अगर पूरा ओवरऑल शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं तो एनपी इक्वल टू डीपी, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। तो ये ओवरऑल इसको हम लोग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड बोल सकते हैं। मतलब क्या इसका, इसको हम क्यों इसमें कन्वर्ट कर दिए, इसका मतलब क्या है, जैसे कि अगर बाहर से इंडिया में 1000 करोड़ रुपया आया है और यहाँ से गया कितना है 800 करोड़, तो इंडिया में 1000 करोड़ आया है और 800 करोड़ चला गया इंडिया के पास से। तो अगर हम आपसे पूछे नेट में कितना पैसा आया इंडिया में, 200 करोड़, तो आप यहाँ पर 200 भी लिख सकते हैं, 200 करोड़ डायरेक्ट 200 करोड़ ऐड कर दिए। आप 1000 प्लस किए, 800 माइनस किए, उसके जगह आप डायरेक्ट 200 प्लस कर दिए,
नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम, नेट में 200 आया, 1000 आया लेकिन 800 चला गया तो नेट में 200 आया, तो इसको हम लोग नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड बोलते हैं। शॉर्ट में ये हो गया फार्मूला, लेकिन ओवरऑल ये पूरा फार्मूला है। याद आपको ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना पड़ेगा जो बॉक्स बनाए हम, ठीक है। मतलब NP इक्वल टू DP प्लस NFI है। लेकिन ये नेगेटिव भी हो सकता है कि मान लिए ये 1000 करोड़ आया है और 1800 करोड़ चला गया है। 1000 करोड़ आया है इंडिया में, 1800 चला गया, तो 1000 माइनस 1800 क्या होगा, माइनस ये वाला हो जाएगा -800। नेट फैक्ट इनकम फ्रॉम अब्रॉड नेगेटिव है, 8 मतलब कि 1000 आया 1800 चले गया, 800 एक्स्ट्रा चला गया तो नेगेटिव पे हो गया NFI, नेट फैक्ट इनकम। नेट में कितना आया, माइनस पे, माइनस से मतलब चला गया, ठीक है। ये तो आप लोगों को क्या लग रहा है कि इंडिया का NFI जो है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है, वो पॉजिटिव होता होगा ज़्यादातर या नेगेटिव होता होगा? वजह, इंडिया का जो NFI है वो पॉजिटिव होता होगा या नेगेटिव होता होगा ज़्यादातर? हाँ, बाहर का जो कंपनी है, जो मल्टीनेशनल कंपनी यहाँ पर है, जो बहुत प्रॉफिट कमाता है, और वो सब पैसा कहाँ चले जाता है, बाहर चले जाता है, तो जा रहा है पैसा ज़्यादा। और हम लोग जो बाहर से पैसा कमा रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि इंडिया में कितना मल्टीनेशनल कंपनी है? बहुत ज़्यादा तो मल्टीनेशनल कंपनी नहीं है। टाटा है, फिर शायद इन्फोसिस भी है, नहीं, तो जो भी है, कहने का मतलब बहुत कम मल्टीनेशनल कंपनी है जो बाहर है और इंडिया में पैसा आ रहा है वहाँ से, ठीक है। मतलब टाटा मोटर्स जैसे कि हुआ, TCS हुआ, तो जैसे कहने का मतलब है कि बहुत कम मल्टीनेशनल कंपनी है। सिर्फ इनकम का सोर्स मल्टीनेशनल कंपनी नहीं है, बल्कि फॉरेन वर्कर्स, यहाँ से बहुत कोई वर्कर्स जा रहा है। तो इंडिया का ज़्यादा इनकम क्या है, बाहर से जो पैसा आ रहा है वो सैलरीज़ है, और सैलरीज़ का पोर्शन ज़्यादा होता होगा या प्रॉफिट का पोर्शन ज़्यादा होता होगा? प्रॉफिट का। लेकिन ज़्यादातर मल्टीनेशनल कंपनी जो ज़्यादा प्रॉफिट कमाता है वो तो चले जाता है यहाँ से, और बाहर से वर्कर्स जो इंडिया से जाता है काम करने के लिए, वो इनकम, वर्कर्स का इनकम कितना होगा? तो देयर इज़ अ डिफरेंस, फ़र्क है। तो इसलिए इंडिया का पैसा जाता ज़्यादा है, आता कम है, तो NFI हमेशा नेगेटिव होता है। तो ये कंसेप्ट हुआ नेशनल प्रोडक्ट और डोमेस्टिक प्रोडक्ट का, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, यहाँ पर हम अगर G डाल दें तो क्या हो जाएगा, इसको अलग से आप लिख सकते हैं, बॉक्स में इस तरह से लिख दिए, ये G डाल दिए, यहाँ पर भी G डाल दिए। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मतलब ग्रॉस मतलब ओवरऑल टोटल हो गया, इज इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। उसी तरह से अगर हमको, जैसे कि मान लीजिए नेट नेशनल प्रोडक्ट है और ये नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, तो दोनों तो नेट है, लेकिन ये नेट नेशनल प्रोडक्ट है, ये नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट इक्वल टू नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस NFI है, ठीक है। तो आपको सिर्फ बॉक्स में जो रखिएगा, ये सिर्फ ऐसे करके रख दिएगा, NP इक्वल टू DP प्लस NFI, ये अलग अलग से आप लिख सकते हैं ऐसे करके। अब ये नेट का क्या कंसेप्ट है, इसके बाद आएगा, जो कि अभी हम बताएंगे, ठीक है। तो ग्रॉस में है तो दोनों ग्रॉस में है, नेट में है तो दोनों नेट में है। अब ग्रॉस और नेट का कंसेप्ट अब हम बताएंगे। यहाँ देखिए, पहले तो हम लोग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पढ़े थे, अब क्या है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो अगर आपको कोई नेट वैल्यू चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर हम यहाँ पर एक फॉर्मूला लिख दें बॉक्स बना के, ये भी आप लिख सकते हैं ऐसा बॉक्स बना के, अगर नेट वैल्यू चाहिए तो ग्रॉस वैल्यू से डिप्रिसिएशन हमको माइनस कर देना पड़ेगा। अगर आपको नेट वैल्यू चाहिए तो ग्रॉस वैल्यू से आप डिप्रिसिएशन क्या करिएगा, माइनस कर दिएगा। ग्रॉस से डिप्रिसिएशन माइनस किए, नेट वैल्यू मिल गया, ठीक है। तो अब जो है क्या कंसेप्ट है इसका, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट चाहिए तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से हम डिप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, ठीक है। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, वही जो GDP का डेफिनेशन है। इट इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री इन अ ईयर नेट ऑफ डिप्रिसिएशन, मतलब डिप्रिसिएशन खाली माइनस करके, तो वो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। नेट ऑफ डिप्रिसिएशन, ये 3 वर्ड एक्स्ट्रा ऐड हो गया, क्लियर है। तो अब डिप्रिसिएशन किसको बोलते हैं, डिप्रिसिएशन मतलब होता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। डिप्रिसिएशन मतलब क्या होता है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। जो फिक्स कैपिटल है, बड़ा बड़ा मशीन्स है, ट्रक्स है, ठीक है,
ये उसका जितना हम उसको यूज़ करते हैं, कंज्यूम करते हैं, उसका वैल्यू घटता है ना, इस्तेमाल हो गया वो, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए एक मशीन था जिसका 5 लाख रुपया दाम था और वो 5 साल तक चलने का एस्टिमेशन है उसका, 5 साल तक चलेगा, तो स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से डिप्रिसिएशन 1 साल का कितना हो गया, 1 लाख रुपया। मतलब अगर हम 1 साल मशीन को यूज़ कर लिए तो 1 लाख रुपये का मशीन हम इस्तेमाल कर लिए, है ना। अगला साल उसका वैल्यू क्या हो गया, 4 लाख हो गया। फिर 2 साल बाद उसका वैल्यू 3 लाख हो गया। तो हम जितना यूज़ कर ले रहे हैं मशीन का वैल्यू घट रहा है क्योंकि इस्तेमाल कर लिए ना। 2 साल बाद अब क्या, 2 साल बाद 5 साल चलेगा मशीन, नहीं 3 साल चलेगा, है ना। 2 साल के बाद 2 साल चल चुका, एस्टिमेटेड है 5 साल चलेगा, तो और 3 साल चलेगा। तो कहने का मतलब है जितना हम उसको यूज़ कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, उसका वैल्यू फॉल कर जा रहा है, हम कंज्यूम कर लिए, तो वो कंट्री से डिप्रिसिएशन मतलब क्या हो रहा है, कंट्री से प्रोडक्ट घट रहा है। अब हम ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि मान लिए 5 साल बाद बोलेंगे अभी कंट्री से 5 लाख रुपये का मशीन कम हो गया, ये तो गलत बात है। वो तो हर साल थोड़ा थोड़ा करके कम हुआ है, ठीक है। तो डिप्रिसिएशन एक लॉस है। 5 लाख रुपये का जो मशीन है, 1 साल में वो मशीन का लॉस कितना हुआ, 1 लाख रुपये का लॉस हो गया, 1 लाख रुपये का मशीन कम हो गया। हालांकि उसको तोड़ नहीं सकते ना, तो इस तरह से डिप्रिसिएशन का कंसेप्ट आ गया, उसको तोड़ नहीं सकते, ठीक है। हम कैसे बोल सकते हैं मशीन का कुछ पार्ट निकल गया, ऐसा तो नहीं बोल सकते, ठीक है। तो 1 लाख रुपये का डिप्रिसिएशन उसका यूज़ कर लिए हम लोग उसको। तो अगर कंट्री में एक नया आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है, अगर इस साल, ये साल 2000 मतलब ये साल मतलब लास्ट ईयर 2020 में जितना आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है, तो नया जो आउटपुट मान लिए कंट्री में 10 लाख करोड़ रुपीस का, सपोज 10 लाख रुपये, सिंपल में अगर बोले 10 लाख रुपीस का गुड्स प्रोड्यूस हुआ है नया। पहले तो कंट्री में और भी पहले भी आउटपुट प्रोड्यूस हुआ था, 1 साल पहले, 2 साल पहले, 10 साल पहले का तो आउटपुट है। लेकिन 2020 में नया गुड्स जो प्रोड्यूस हुआ कितना का हुआ, 10 लाख रुपया का आउटपुट प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। तो ये तो ऐड हुआ ना, कंट्री में नया आउटपुट आ गया, और डिप्रिसिएशन का वजह से आउटपुट घट रहा नहीं है, आउटपुट घट जा रहा है ना। अगर हम उसको यूज़ कर ले रहे हैं, जो फिक्स्ड कैपिटल है उसको यूज़ कर ले रहे हैं, तो वो तो आउटपुट, नया आउटपुट आया, ऐड हो गया, और डिप्रिसिएशन की वजह से आउटपुट कम हो गया, उसको कौन माइनस करेगा, ठीक है। तो डिप्रिसिएशन मान लिए साल भर का जितना भी कैपिटल गुड्स है उसका साल भर का जो है 1 लाख रुपया है। 1 लाख रुपया का गुड्स घट गया कंट्री में, ये नया आउटपुट प्रोड्यूस हुआ 10 लाख का, ठीक है। और जो पुराना जो आउटपुट था वो कितना घटा, 1 लाख रुपये का आउटपुट घट गया, जो पुराना से माइनस हो गया। तो नेट में अगर हम पूछे नेट में कितना गुड्स प्रोड्यूस हुआ है, 9 लाख का। तो ये माइनस करेंगे अगर हम, ठीक है, डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो नेट वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। ग्रॉस वैल्यू मतलब अभी आउटपुट इतना ही प्रोड्यूस हुआ है। जैसे कि अगर आप देखिए एनडीपी इक्वल टू जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन, तो जीडीपी बता रहा है अगर जीडीपी कंट्री का 10 लाख रुपया है तो अभी 10 लाख रुपया का आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है, ये सही है, अभी 10 लाख का आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है। लेकिन पहले का जो आउटपुट माइनस कितना हुआ, डिप्रिसिएशन 1 लाख रुपया माइनस हो गया, ठीक है। तो अगर हम नेट में बोलें, नया गुड्स कितना आया कंट्री में 10 लाख रुपया का, और पुराना गुड्स कितना माइनस हुआ 1 लाख रुपया का, तो 9 लाख रुपया नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। माइनस करके जोड़ ले रहे, जो पुराना जो नुकसान हुआ उसको हटा के अब जोड़ ले रहे, अब इतना नेट में इतना आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है। ये डिप्रिसिएशन का कंसेप्ट है। तो अगर आपको नेट वैल्यू चाहिए तो ग्रॉस वैल्यू से डिप्रिसिएशन माइनस करना होगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट चाहिए तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से डिप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। और सेम कंसेप्ट एप्लीकेबल नेशनल प्रोडक्ट के लिए भी है। अगर आपको नेट नेशनल प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पर हम बना दिया है, एनएनपी चाहिए तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से, नेट नेशनल प्रोडक्ट चाहिए तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से डिप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। एनएनपी चाहिए तो जीएनपी से डिप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, अगर आपको नेट वैल्यू चाहिए तो ग्रॉस से डिप्रिसिएशन माइनस कर दिए, नेट वैल्यू मिल जाएगा, चाहे वो नेशनल प्रोडक्ट हो या डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो। क्लियर है सबको? कोई क्वेश्चन? क्लियर है, स्प्राइड है। तो यहाँ पर देखिए, 2 चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना है। एक ये बॉक्स नेट इक्वल टू ग्रॉस माइनस डिप्रिसिएशन, और इससे पहले वाला जो बॉक्स बनाए थे हम, हाँ यहाँ पर बनाए थे जो एनपी इक्वल टू डीपी प्लस एनएफआई है, ये 2 याद रखना है। और थर्ड पे अभी हम जा रहे हैं,
ठीक है। थर्ड वाला जो है ये है मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट। यहाँ पर अभी हम कुछ ऐड माइनस करेंगे, लेकिन यहाँ पर एग्जाम्पल आप लोग को एक दिखा दें यहाँ पे कि मान लीजिए कि ये सब फैक्टर कॉस्ट होगी ना, रेंट है, वेजेस है, इंटरेस्ट है और प्रॉफिट है। इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, FC यानी कि फैक्टर कॉस्ट आएगा। ठीक है, पूरा ज़मीन का रेंट मान लिए या जगह का रेंट जहाँ पर गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, तो वो तो रेंट ज़्यादा होगा। मान लिए हम कहीं गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, रेंट जो है 50,000 रुपया, लेकिन रेंट तो ओवरऑल 50,000 रुपया है, ठीक है, लेकिन पर गुड्स पे रेंट तो कम पड़ेगा ना। एवरेज पे एक गुड्स पे रेंट कितना पड़ रहा है, तो हम एक गुड्स का रेंट लिख रहे हैं। सपोज रेंट 2 रुपया है, वेजेस 3 रुपया है, कैपिटल का इंटरेस्ट 2 रुपया है, प्रॉफिट 3 रुपया है। तो ऐड कर दिए इसको तो कितना आ गया, ₹10। तो ये फैक्टर कॉस्ट मेरा कितना है, ₹10 है। मतलब एक गुड्स पे रेंट हमको मतलब रेंट का जो पार्ट है, ठीक है, एक गुड्स पे मेरा 2 रुपया पड़ रहा है। लेबर का वेज जो है वो ज़्यादा होगा। जैसे कि मान ले रहे हैं कि हम गुड्स तो एक गुड्स तो नहीं प्रोड्यूस कर रहे, बहुत सारा गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो वेज जो दे रहे हैं हम सब गुड्स में डिवाइड हो जाएगा। नंबर ऑफ गुड्स जितना प्रोड्यूस करे उससे डिवाइड कर दिए, तो पर गुड्स का वेज कितना पड़ रहा है, 3 रुपया, इंटरेस्ट 2 रुपया पड़ रहा है, ऐड कर दिए तो फैक्टर कॉस्ट 10 रुपया। इसका मतलब क्या है कि ये चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये टोटल मेरा इतना ही खर्च है, ठीक है, लैंड का रेंट, लेबर का वेज, कैपिटल का इंटरेस्ट, ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट, ऐड कर दिए तो मेरा एक गुड्स का खर्च कितना पड़ रहा है, 10 रुपया। ये 10 रुपया में हम गुड्स बेच सकते हैं। क्यों बेच सकते हैं, क्योंकि हम अपना प्रॉफिट भी जोड़ लिए हैं, 3 रुपये प्रॉफिट जोड़ लिए है ना, तो ऐड करेंगे। अगर हम 10 रुपये में बेचते हैं गुड्स को, तो हम रेंट भी दे देंगे, वेज भी दे देंगे, इंटरेस्ट भी दे देंगे, अपना प्रॉफिट भी रख लेंगे 3 रुपया में। तो ये फैक्टर कॉस्ट हम बेच सकते हैं, हम सब कुछ जोड़ लिए अपना इसमें। लेकिन फिर बीच में गवर्नमेंट आया और वो बोला कि देखिए ये तो चलेगा नहीं, हम रोड कैसे बनाएंगे, हम जो है स्ट्रीट लाइट कैसे लगाएंगे, हम आपको लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कैसे करेंगे, इस पर तो खर्च करना पड़ेगा, मेरे पास पैसा कहाँ से आएगा। तो गवर्नमेंट बोला आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है, GST गवर्नमेंट लगा दिया। किसके ऊपर, ये गुड्स के ऊपर जो प्रोड्यूस हुए। सपोज पेन है, ठीक है, तो पेन 10 रुपया में बेचने जा रहा था वो प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्स लगा दिया, IT लिख दे रहे हैं हम, इनडायरेक्ट टैक्स कितना लगा दिया, ₹2। तो वो प्रोड्यूसर जो बेचेगा, मार्केट प्राइस कितना मार्केट प्राइस में बेचेगा, ₹12, 12 रुपये में बेचेगा, क्योंकि 2 रुपये तो टैक्स लग गया। तो 10 रुपये में सोचा था, 12 रुपये में बेचेगा, कंज्यूमर से वो टैक्स ले लेगा, कंज्यूमर के ऊपर बर्डन शिफ्ट हो जाएगा। तो मार्केट प्राइस इज इक्वल टू क्या होगा, फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्स ऐड किए तो मार्केट प्राइस आया ना, ठीक है। लेकिन हर एक गुड्स पे गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगाता है, कोई एसेंशियल कमोडिटी है, ज़रूरी कमोडिटी है, ठीक है, बहुत गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो गवर्नमेंट उस पर टैक्स तो नहीं लगाता है, बल्कि उल्टा सब्सिडी देता है। टैक्स प्रोड्यूसर को देना पड़ता है गवर्नमेंट को। जैसे कि हम कोई गुड्स प्रोड्यूस करें तो हमको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। सब्सिडी उल्टा है, अगर हम वो गुड्स प्रोड्यूस करें तो गवर्नमेंट हमको सब्सिडी देगा कि आप इतना आप गुड्स प्रोड्यूस करें, कुछ पैसा हमसे रख लिए, तो वो सब्सिडी हो गया, ठीक है। अगर यही केस में मान लिए गैस सिलेंडर का एग्जांपल ले लिए, तो आप जो है 200 रेंट पड़ रहा है, वेज का 300 पड़ रहा है, कैपिटल का इंटरेस्ट 200 पड़ रहा है, प्रॉफिट 300, तो फैक्टर कॉस्ट कितना हो गया, 1000 रुपया। और ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या बोला कि 1000 रुपया फैक्टर कॉस्ट है,
तो गैस सिलेंडर का कंपनी क्या करेगा, वो बोलेगा कि हम 1000 रुपये में गैस सिलेंडर बेचेंगे। तो गवर्नमेंट क्या बोला कि एक काम कीजिए, आप 1000 रुपये मत लिए कंज्यूमर्स से, ठीक है, बहुत कंज्यूमर अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो एक काम किए, हम आपको 200 रुपये सब्सिडी दे दे रहे हैं। तो गवर्नमेंट क्या किया, 200 रुपये सब्सिडी दे दिया, ठीक है। तो 200 रुपये जो सब्सिडी दिया, तो मार्केट प्राइस कितना हो गया, प्रोड्यूसर अब कितना चार्ज करेगा हम लोग से, 800 रुपया। तो गैस सिलेंडर का दाम हो गया 800 रुपया। 1000 रुपया हम लोग से लेने का बात था, लेकिन प्रोड्यूसर को गवर्नमेंट सब्सिडी 200 रुपया दे दिया, तो प्रोड्यूसर हम लोग से कितना लेगा, 800 रुपया। तो हम लोग के लिए मार्केट प्राइस क्या हो गया, कम हो गया। तो इसलिए अगर हम इनडायरेक्ट, जिस कमोडिटी पे टैक्स नहीं लगता तो इनडायरेक्ट टैक्स छिपा दिए आप, सब्सिडीज है ना, तो कैसे सब्सिडीज क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर एक्चुअली सब्सिडी माइनस हो रहा है, मार्केट प्राइस कम हो जा रहा है। तो मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट माइनस सब्सिडीज, ठीक है। तो इसको हम उल्टा, यहां तक कोई प्रॉब्लम, इसको हम उल्टा भी कर सकते हैं, फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स, और माइनस सब्सिडीज उधर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस सब्सिडीज। तो वो जो स्लाइड में हम आपको दिखा रहे थे, वहां उस स्लाइड पे क्या था, उल्टा दिया हुआ था, मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट इस साइड था, मार्केट प्राइस इस साइड था। तो इसलिए फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज, ऐसा लिखा हुआ था। तो एक ही बात है, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग नेट इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस डिप्रिसिएशन बोल रहे हैं, अगर हमको नेट चाहिए तो ग्रॉस वैल्यू से डिप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा, वैसे अगर हमको ग्रॉस वैल्यू चाहिए तो नेट प्लस डिप्रिसिएशन होगा, इधर उधर हो सकता है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। अब जो है ये जो चीज़ आप देख रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, इसको हम लोग जो है ब्रैकेट में लिख सकते हैं, और इसको क्या नाम दे सकते हैं हम, फिर से इसको कॉपी कर ले रहे हैं, मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट। ये ब्रैकेट वाला जो चीज है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, इसको हम नाम दे सकते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। मान ले रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है प्रोड्यूसर के ऊपर 1000 करोड़ का टैक्स लगाया है। 1000 करोड़ मतलब पूरा कंट्री में जितना भी प्रोड्यूसर है। आप लोग ये सोचते होंगे कि या तो टैक्स लगेगा गुड्स पे या तो सब्सिडी होगा, दो में से कोई एक ही होगा। तो दोनों साथ में क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि हम लोग बात एक गुड्स के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, कंट्री में जितना भी आउटपुट है सबके बारे में बात, तो किसी में टैक्स है किसी में सब्सिडी है, तो इसलिए दोनों साथ में हो गया, ठीक है। तो 1000 करोड़ का प्रोड्यूसर से टैक्स लिया गया, प्रोड्यूसर कितना टैक्स पे कर रहा है, 1000 करोड़, और प्रोड्यूसर को सब्सिडी कितना मिला है, सपोज 400 करोड़ मिला है सब्सिडी, गवर्नमेंट प्रोड्यूसर को दिया है। तो नेट में प्रोड्यूसर कितना पे कर रहा है टैक्स, पे तो एक्चुअली 1000 करोड़ कर रहा है टैक्स, लेकिन 1000 करोड़ अगर प्रोड्यूसर पे कर रहा है तो प्रोड्यूसर्स वगैरह को सब्सिडी 400 करोड़ मिल जा रहा है। तो 1000 अगर हम पे कर रहे हैं 400 मिल जा रहा है, तो नेट में कितना पे किया, 600। तो ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स हुआ। नेट इनडायरेक्ट टैक्स मतलब नेट में कितना पे किया जा रहा है, हम पे कर रहे हैं, मिलने के बाद कितना हम पे किए हैं नेट पे, तो ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, एमपी मतलब मार्केट प्राइस, एफसी मतलब फैक्टर कॉस्ट, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स मतलब एनआईटी। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? तो ये जो है हम लोग का हो गया जितना भी नेशनल इनकम एग्रीगेट्स पार्ट था, ठीक है, वो सब पार्ट हो गया। अब इसमें जैसे कि फॉर एग्जांपल वहाँ पर तो हम कुछ फॉर्मूलाज था, जैसे कि एनडीपी इज इक्वल टू जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन, वैसे एनएनपी इक्वल टू जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन, वहाँ पर दोनों लिखा हुआ था, लेकिन मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट से रिलेटेड नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पर पहले हम उसको लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल कितना टर्म होता है, अगर यहाँ देखें तो टोटल 4 टर्म होता है। एक है जीडीपी, दूसरा है जीएनपी, तीसरा है एनडीपी, और चौथा है एनएनपी, ठीक है। लेकिन अब और भी टर्म्स बढ़ जाएगा यहाँ पर से मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के हिसाब से, ठीक है।
तो अगर ये जीडीपी एट मार्केट प्राइस है, इसको हम सफिक्स पे लिख दे रहे हैं छोटा करके, जीडीपी एट मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट हो रहा है। मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में थोड़ा सा फर्क रहेगा। जैसे कि आपको गैस सिलेंडर का एग्जांपल लिए तो 1000 है तो एक 800 है, पेन का एग्जांपल लिए तो 10 रुपये फैक्टर कॉस्ट है तो 12 रुपये टैक्स है। तो जो टैक्स और सब्सिडी के वजह से थोड़ा सा प्राइसेस में फर्क है, फैक्टर प्राइस भी बोल सकते हैं। फैक्टर प्राइस है और एक मार्केट प्राइस है, दोनों प्राइसेस में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो कभी कंट्री का आप आउटपुट फैक्टर कॉस्ट पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मार्केट प्राइस पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल आपको हम दे दें, अगर मान लीजिए सब्सिडीज़ का कोई कंसेप्ट नहीं है, सिर्फ टैक्स है, ठीक है, तो हम एक एग्जांपल दिए थे ना कि 100 चेयर्स प्रोड्यूस हो रहा है, तो आप प्राइस इंटू क्वांटिटी किए थे उस टाइम में, तो प्राइस कितना है एक चेयर का 500 और क्वांटिटी कितना 100, तो कंट्री में कितना का आउटपुट प्रोड्यूस हुआ 50,000 का, ठीक है। अगर ये मार्केट प्राइस है, मतलब 500 रुपये में हम चेयर खरीद रहे हैं, तो चेयर जब खरीदेंगे उसमें तो टैक्स इंक्लूडेड होता है। मान लिए टैक्स 500 रुपये में कितना था 50 रुपया टैक्स था, तो मार्केट प्राइस जो है ये जो है क्या है मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस। और फैक्टर कॉस्ट कितना है, फैक्टर कॉस्ट पे अगर हम कैलकुलेट करें तो फैक्टर कॉस्ट 450 रुपया है। वो 500 रुपये क्यों दाम हो गया, क्योंकि 50 रुपये इस पर टैक्स लग गया है। अगर 450 रुपये करके हम कैलकुलेट करें, हाँ 100 चेयर का कितना हो जाएगा 45,000 रुपीज़ दाम हो जाएगा। तो ये जो है कंट्री का जीडीपी है क्या चीज़ पे, फैक्टर कॉस्ट पे, और ये कंट्री का जीडीपी है मार्केट प्राइस पे, ठीक है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट और इसको जीडीपी एट मार्केट प्राइस, क्योंकि ये मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट हो रहा है, वो फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेट हो रहा है। तो यहाँ पर भी अगर आप देखिएगा तो जीडीपी, ये भी जीडीपी है सपोज, ठीक है। तो ये लेकिन मार्केट प्राइस पे है, ये फैक्टर कॉस्ट पे है, तो दोनों तो जीडीपी है और कोई फर्क नहीं है, सिर्फ मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का फर्क है। तो क्या फॉर्मूला है, मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, यही है ना फॉर्मूला। यहां पर भी वही है, यहां पर भी जीएनपी है, लेकिन सपोज ये मार्केट प्राइस पे है और ये जीएनपी, ये भी जीएनपी है सपोज, इसको हम यहाँ पर से ऐसा, ये जो है फैक्टर कॉस्ट पे है। तो यही दोनों तो जीएनपी है, कोई फर्क नहीं है, सिर्फ फर्क है एमपी और एफसी का। तो एमपी इज इक्वल टू एफसी प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, यहाँ पर भी वही है, सॉरी दोनों एनडीपी है, लेकिन ये मार्केट प्राइस पे, ये फैक्टर कॉस्ट पे, तो प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और ये भी वैसा ही है। ठीक है, तो यहाँ पर से ये सब चीज़ आ गया, ठीक है। अगर फर्क मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का होगा तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स फैक्टर कॉस्ट में ऐड होगा। अगर आप फैक्टर कॉस्ट बोले, यहाँ पर देख लिए, अगर फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो उल्टा हो जाएगा, मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको और ज़्यादा डिटेल पे लिखना है तो ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स में नहीं लिख करके क्या होगा, प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, उसी को तो हम लोग नेट इनडायरेक्ट टैक्स बनाए थे ना, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये ओवरऑल फार्मूला हो गया। और इसमें एक और चीज़ हम बात लास्ट जो बताएंगे यहाँ पे, कि इसमें से अगर आपको नेशनल इनकम निकालने बोलता है तो यहाँ पर कितना टर्म हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म्स हो गया। 8 टर्म्स में नेशनल इनकम जब भी निकालने बोलता है तो हम लोग को क्या निकालना पड़ता है, एनएनपीएफसी, ये मेरा क्या है नेशनल इनकम है। कंट्री का नेशनल इनकम क्या चीज़ पे कैलकुलेट होता है, एनपी, एनपी मतलब तो नेशनल प्रोडक्ट, लेकिन जब भी नेशनल इनकम बोलेंगे तो वो नेट टर्म्स पे कैलकुलेट होता है, मतलब डिप्रिसिएशन माइनस करने के बाद, लॉसेस माइनस करने के बाद, और वो फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेट होता है, मार्केट प्राइस पे नहीं, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट में टैक्स रहता है, और टैक्स या सब्सिडी ये इनकम का पार्ट नहीं है, जो कि बाद में हम लोग कभी बताएंगे हम आपको, ठीक है। तो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट ये क्या है, नेशनल इनकम है। और डोमेस्टिक इनकम ये है एनडीपीएफसी, मतलब क्या, चाहे वो डोमेस्टिक इनकम हो, ये डीपी मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्ट, चाहे वो डोमेस्टिक इनकम हो या नेशनल इनकम हो, नेट टर्म्स पे कैलकुलेट होगा और फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेट होगा, मार्केट प्राइस पे नहीं होगा, ग्रॉस पे नहीं होगा, नेट पे और फैक्टर कॉस्ट पे, चाहे वो डोमेस्टिक इनकम हो या नेशनल इनकम हो। तो ये एनडीपीएफसी क्या है मेरा, डोमेस्टिक इनकम, और एनएनपीएफसी क्या है, नेशनल इनकम। ये लिखने के बाद ऐसे सर्कल मत कर दिएगा, अलग से यहाँ लिख लीजिएगा, एनडीपीएफसी इज द डोमेस्टिक इनकम और एनएनपीएफसी इज द नेशनल इनकम। ये जरूरी इसलिए है क्योंकि जब हम मेथड्स टू कैलकुलेट नेशनल इनकम करेंगे तो उस टाइम में आप लोग को पता होना चाहिए, जब हम डोमेस्टिक इनकम बोलता है निकालने के लिए तो ये निकालेंगे, और नेशनल इनकम बोलता है तो ये निकालेंगे।
तो ये ओवरऑल हो गया आज का क्लास के लिए नेशनल इनकम जितना हमको करवाना था। बाकी का क्लास नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट, क्योंकि इवनिंग है।